क्लियर? तो बिहार की क्या आप अंडरस्टैंडिंग रखते हो, ये भी आपको बोर्ड देखना चाहता है। क्लियर? ना कुछ आपकी जो मिस्टेक होती है, वो सबसे पहली मिस्टेक आप लोग क्या करते हो? पहला मिस्टेक जो आप लोग करते हो वो एंट्री पे करते हो। तीन चार चीजों को एंट्री पे ध्यान रखना है। एक, आपका समय क्या है इंटरव्यू का? मॉर्निंग का है तो गुड मॉर्निंग होगा, ठीक है। आफ्टरनून का है तो गुड आफ्टरनून होगा, ठीक है। वैसे 5 बजे के बाद जाता नहीं है इंटरव्यू किसी का, लेकिन बाई चांस अगर 5 बजे के बाद किसी का इंटरव्यू होता है, ये फ्यूचर के लिए भी समझ लीजिए, तो वहां पे गुड नाइट मत कह दीजिएगा, ठीक है। गुड इवनिंग तक ही जाना है। ये उन लोगों के लिए मैंने बताया जो इंग्लिश मीडियम में विश करना चाहते हैं। क्लियर? यानी कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग कहना चाहते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट प्रणाम करना चाहते, तो आप लोग क्या कहते हैं? प्रणाम, एक हाथ से प्रणाम करते हुए, तो ये चीज गलत है। आपको दोनों हाथ जोड़ के अच्छे से अभिवादन करना है, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर? तो क्रम क्या रहेगा ये समझिए। सबसे पहले जो चेयरपर्सन होगा, सर या मैम, जो भी बीच में बैठा होगा, वही आपका क्या है? बोर्ड का चेयरपर्सन है, ठीक है। तो सबसे पहले अभिवादन उनका करना है, उनको विश करना है। उसके बाद जो लेडी मेंबर होगी उनको विश करना है। अब मान लीजिए कि साथ में दो जेंट्स है, तो अब गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, तो सब लोग आप लोग नहीं कहोगे, तो एक बार गुड मॉर्निंग सर कह के उन लोगों को देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या गलती करते हो? बैठने के लिए हड़बड़ी दिखाते हो, तो हड़बड़ी वहां पे नहीं दिखानी है। पेशेंस चेक करते हैं, हो सकता है कि कभी आपको 10 सेकंड तक खड़ा रखा जाए। क्लियर? तो वो भी एक पार्ट क्या है, आपका पेशेंस चेक करने का तरीका है। क्लियर? तो जब तक वो परमिशन ना दे, चेयर से थोड़ा हट के खड़े होइए आप लोग, ठीक है। चेयर पे जब बैठने के लिए बोला जाए, तो बैठते बैठते थैंक्स बोलना है, या हिंदी में अगर आप पूरा हिंदी मीडियम में देना चाहते हो तो धन्यवाद करना है, ठीक है। इसके जी बाद मैम। अपना इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में हम यहाँ इस गांव के हैं, हमने इस तरह से पढ़ा है, ऐसा नहीं। आपको स्टार्ट करना है अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ। जैसे 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से है, किस विषय से है आपका, ठीक है। आपकी हॉबी क्या है, और आप इसमें क्यों आना चाहते हो। मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए, थोड़ा सा मैं नेटवर्क चेंज। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि जब भी आप लोग विश कीजिए तो आपका क्रम समझ में आ गया है। तो ये बात हो गई आपकी एंट्री की। तो आई होप कि आपको एंट्री समझ में आ गई, कैसे करना है, समय देख के विश करना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, किस क्रम में आपको आंसर देना है, मतलब किस क्रम में आपको विश करना है ना। अब आप चेयर पे बैठ चुके हो और अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो इंट्रोडक्शन में बात आप नोट कर लीजिए आप सब लोग, कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है। आपने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहने का मतलब होता है कि 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, ग्रेजुएशन में आपका क्या विषय था, ठीक है। प्लस आपकी हॉबी क्या है, और अपनी क्वालिटीज बतानी है, जो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहते हैं। साथ ही साथ आपको बताना है कि आप इस सर्विस में क्यों आना चाहते हो। क्लियर? इस बात का एकदम ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन में आपको इतनी चीजें बतानी है। क्लियर? अब इसके बाद मैं कहूंगी कि जो आप लोगों का डेफ होता है, यानी कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जिस जो फॉर्म आप भर के देते हो और वही इंटरव्यू बोर्ड के सामने टेबल पे रखा रहता है, तो उस डेफ की क्लियरिटी को देखिए। आपने जो चीज भरी है, एज ए हॉबी हो, या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, या वीक पॉइंट हो, ठीक है,
उन सब के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। अब कुछ लोग क्या होता है कि रैंडम अपनी हॉबी लिख देते हैं, तो रैंडम लिखने से नहीं होगा, क्योंकि अगर हॉबी पे क्वेश्चन हुआ तो बात यही पकड़ में आ जाती है कि ये आपकी हॉबी नहीं है। क्लियर? तो कोशिश कीजिए कि जो सही में आपकी हॉबी हो वो हॉबी लिखिए। अगर आपको गाना गाना पसंद है तो आप गाना गाना लिखिए, गाना सुनना पसंद है तो गाना सुनना लिखिए। क्लियर? बहुत लोगों को यहाँ पे लॉन टेनिस लिए हुए हैं, टेनिस लिए हुए हैं। तो अगर आपका किसी गेम से है, जैसे मान लीजिए फुटबॉल है, क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो हमेशा याद रखिएगा जो आसपास हाल ही में जो टूर्नामेंट हुए हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से मैच होते हैं। इसके अलावा आपको ग्राउंड की लेंथ ब्रेथ ये सब मालूम होना चाहिए। इसके अलावा दो नेशनल और दो इंटरनेशनल प्लेयर्स के नाम याद होने चाहिए। ठीक है? जी मैम। हाँ, तो ये बात आपको ये स्पोर्ट्स वालों के लिए ध्यान में रखनी है। अगर आप गाने का अगर हॉबी लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप गाने की हॉबी लिखते हैं तो आप याद रखिएगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि कैसा गाना पसंद है आपको गाना गाना। मान लीजिए गाना गाना नहीं, आपने गाना सुनना ही अपनी हॉबी लिखा है, तो वहां पे आपको बोलना है कि मान लीजिए पूछता है आपको बोर्ड कि कैसा गाना सुनना आपको पसंद है। ठीक है? तो वहां पे कोई इश्क मोहब्बत के गाने मत बताइएगा। ठीक है? तो वहां पे ज्यादा अच्छा है कि आप कोई मोटिवेशनल सॉन्ग लें या कुछ देशभक्ति का गाना लें। क्लियर? जो भी आप गाना लेंगे तो बात याद रखिएगा उसका सिंगर से भी आपसे सवाल बनता है। क्लियर? जी। ये बात आप एकदम ध्यान रखिएगा। अगर आप मूवी देखना पसंद है तो अगर आप मूवी देखना अपने हॉबी में लिखते हैं तो आप याद रखिएगा कि मूवी में भी आप अच्छा नाम देखिएगा। कोई ऐसे रोमांटिक मूवी या सैयारा टाइप की मूवी मत बोलिएगा। क्लियर? आप जी कोई मैम। अच्छी मूवी बताइएगा। हाँ, लेकिन अगर आप एकदम ऑनेस्टी वाला आंसर देना चाहते हो कि नहीं यही हमको बोलना है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी रहिए, क्योंकि ऑनेस्टी पे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। छुपाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप छुपाओगे तो वो आपसे और उस सब से क्वेश्चन पूछेंगे और साथ में आपका निगेटिव इंप्रेशन बनेगा। नहीं, नॉलेज होना फैक्ट में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन झूठ बोलना बोर्ड के सामने ज्यादा सीरियस बात हो जाती है। इससे पता चलता है आप एक डिसऑनेस्ट पर्सन। क्लियर? नाउ, आर्गुमेंट कभी नहीं करना है बोर्ड के साथ। बोर्ड के साथ कभी आर्गुमेंट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि बोर्ड ने आपसे कुछ गलत पूछा है या बोर्ड कहीं पे गलत है, तो आप इस बात को एकदम पोलाइट वे से लिखेंगे, मतलब बोलेंगे। क्लियर हो गया? यानी कि सर एक सिंपल सा बात है, मान लीजिए आजादी 1947 में मिली, वो जानबूझ के 1948 बोलते हैं, तो ऐसे बोले नहीं सर हम तो सुना है कि 1947 ही में मिली है। ऐसे नहीं, पोलाइट वे से बोलना है। सर जहां तक मुझे मैंने पढ़ा है 1947 में मिली। क्योंकि बोर्ड कभी कभी ये जानबूझ के गलती करता है दो चीजें जानने के लिए। एक तो आप गलत के खिलाफ स्टैंड लेते हो कि नहीं, दूसरा अगर आप लेते हो तो आप किस तरह से लेते हो, मतलब रूड फॉर्म में लेते हो, आर्गुमेंट करते हो, या फिर आप पोलाइटली किसी सिचुएशन को डील करते हो। क्योंकि इन फ्यूचर आपको जॉब में होगा कि कहीं आपके सीनियर गलत भी हो सकते, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, हर इंसान परफेक्ट नहीं है, होता तो भगवान ही हो जाता है। क्लियर? तो आप अपने सीनियर को ऐसे जाके थोड़ी ना बोलेंगे नहीं सर आप गलत है, एकदम गलत है, आप कैसे गलत बोल दिए। पोलाइट वे से सब समझाओगे। तो इसी तरीके से आपको बोर्ड के साथ आर्गुमेंट नहीं करना है और ना ही आपका एक्सट्रीम टोन का इस्तेमाल करना है। टोन से मुझे याद आया कि आप लोग में से लोकल टोन बहुत आ जाती है। लोकल यानी कि इनफॉर्मल टोन। कई को मैंने टोका भी होगा इनफॉर्मल टोन के लिए। तो थोड़ा सा इनफॉर्मल टोन का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे हम की जगह पे आप लोग मैं बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? इस तरीके से एथी वर्ड बहुत लोग बोल देते, तो एथी ये सब वर्ड का इस्तेमाल नहीं आप लोगों को करना है।
वहां पे एकदम फॉर्मल हो रहा है तो एकदम ऑफिसर टाइप एटीट्यूड में भी रहिए, ठीक है। और जितना आप पोलाइट रहेंगे, जितना आप सिंपल रहेंगे, जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे, उतना ही आपका क्या होगा, अच्छा मार्क्स आएगा। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज जी है मैम। कि पोस्चर मेंटेन करके बैठना है। बहुत लोग क्या हो जाता है कि एकदम झुक के बैठते हैं, नहीं, ये रीढ़ की हड्डी 90 डिग्री पे होनी चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड कैसे भी बैठे, पैनल का मेंबर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए सीधे बैठना है। क्लियर? तो एकदम 10 से 15 मिनट के लिए अपने पोस्चर को एकदम मेंटेन करना है। क्लियर हो गया? हाथ थाइस पे रेस्ट करेंगे, आप थाइस को पे ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी क्रॉस करके भी रख सकते हैं। क्लियर? यस मैम। लड़कियां सूट की जगह हम लोग साड़ी इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि साड़ी में क्या होता है कि थोड़ा सा तो पैर का जो मूवमेंट होता है या गैप होता है वो पता नहीं चलता, सूट में यही चीज पता चल जाती है, ठीक है। और लड़कों के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, उनको तो सूट ही पहनना है ना। बिहार स्पेसिफिक नॉलेज आपको मालूम होनी चाहिए। जिस पोस्ट पे आप जा रहे हो उसकी हायरार्की सर आपको कई बार बताए हैं, वो मालूम होनी चाहिए। जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन चेंजेस आ रहे हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यस इन मैम। सब चीजों की छोटी छोटी मतलब जो नॉलेज है, जैसे अभी पूछ रहे कि मिनिस्टर कौन है, कौन है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर, परिवहन विभाग के मंत्री कौन है? श्री माननीय श्रवण श्री श्रवण कुमार। क्या, एक से श्रवण कुमार। क्या बोले, एक बार फिर से बोलिए। माननीय श्री श्रवण माननीय कुमार। श्रवण कुमार। हम्म, तो माननीय छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। यही बात सुननी थी मुझे, माननीय ये सब वर्ड छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जब भी आप किसी मंत्री का नाम लेंगे तो माननीय नाम के आगे लगेगा, प्रधानमंत्री का नाम भी लगेंगे तो माननीय नाम के आगे लगेगा। दूसरी चीज है, कभी किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म नहीं बोलना है, ठीक है। कई बार आप लोगों को फीडबैक में मैंने बोला भी होगा, आप लोग सीधे डीटीओ बोल देते हैं। डीटीओ क्या होता है? फुल बोलिए आप लोग, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। तो हायरार्की बता रहे हो या कोई और चीज बता रहे हो, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना है, फुल फॉर्म में बताना है। इससे क्या होता है, पहली चीज ये होती है कि सामने वाले को समझ में आ जाता है कि सामने वाले में जो कैंडिडेट है उसमें कॉन्फिडेंस है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आप इन सब पोस्ट को इंपॉर्टेंस देते हो। तीसरी, कि आप फुल फॉर्म बता रहे हो, यानी कि आप रटा रटाई बात नहीं बोल रहे हो, आपने इस बात को समझा है, इसलिए आप इतनी क्लियरिटी के साथ बोल सकते हैं। क्लियर? फिर ड्यूटी आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या ड्यूटी मिलेगी। एक हायरार्की होगी डिपार्टमेंट की, एक दूसरा ड्यूटी हो गया। तीसरा, अपने सब्जेक्ट का यूज, ठीक है। जो कि मैंने अभी जैसे हिस्ट्री वाले को बताया, उससे पहले सर ने अकाउंट्स वाले को आपको बताया था। तो इस तरीके से आप खुद सोचिए कि आपका सब्जेक्ट किस तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। जैसे ज्योग्राफी वालों के लिए क्या है, ज्योग्राफी पढ़ने से आपको ट्रेंड समझ में आएगा कि वहां की जमीन कैसी है, ठीक है। तो रोड जो वहां की कैसी है आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह की रोड होनी चाहिए, किस तरह का इसमें ट्रैफिक जाना चाहिए, कहाँ ओवर स्पीडिंग के लिए चेक पोस्ट होने चाहिए। तो आप रोड की कंडीशन को जब आप समझ पाओगे तो आप ट्रैफिक रूल जो है या फिर जो भी आपको वहां की ड्यूटी दी जाएगी वो आपको समझ में आएगी। क्लियर? अब जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के भी है ना, तो साइंस बैकग्राउंड के लिए क्या होता है, साइंस से एनालिटिक थिंकिंग आती है। क्लियर? आप चीजों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो इन सब बातों को बस वो देखना चाहते हैं कि कितने आप अलर्ट माइंड के हैं। तो अलर्टनेस क्या होती है, कंटिन्यू आपको अपनी बनाए रखनी है ताकि एक प्रॉपर आप तरीके से अपने को प्रेजेंट करें। क्लियर? इसके अलावा मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑनलाइन न्यूज़पेपर देख के आ जाते, न्यूज देख के आते। तो देखिए, ऑनलाइन न्यूज नहीं देखनी है, पेपर पढ़ना है, प्रॉपर पेपर खरीदिए, पेपर आपको ढंग से पढ़िए। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आप आज के पेपर में क्या पढ़ के आए हैं, तो गुडी गुडी न्यूज पढ़नी है। ये नहीं पढ़ना है कि एक्स आदमी है वो मर गया। पटना में जब सर पूछते हैं हरिवंश सर कि आप लोगों ने क्या न्यूज पढ़ी है, या मैंने क्या पूछते हैं, तो आप लोग
पटना में नीट गर्ल वाला जो अब केस है वो हम लोग बार बार बोल रहे हैं, वो न्यूज पुरानी हो चुकी है। और दूसरी बात है, ये बहुत निगेटिव न्यूज है, तो निगेटिव किसी भी चीज से बचना है। आपके आंसर में निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि आप बहुत निगेटिव पर्सनैलिटी के पर्सन हो। और निगेटिव पर्सनैलिटी का मतलब ये हो गया है कि आपका इंटरव्यू का मार्क्स कम हो जाएगा। क्लियर? तो आपको पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, सकारात्मकता बनाए रखनी है। आप एकदम लिखना चाहिए कि आप एक बहुत पॉजिटिव थॉट के आदमी हो। पॉजिटिव थॉट रहेगा तभी आप जो डिपार्टमेंट की जो आते हुए चैलेंजेस हैं आप उसको डील कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी होती है। तो करंट अफेयर पढ़िए, ठीक है, न्यूज़पेपर से पढ़िए, इसको लिख लीजिए। जो लिख रहे हैं अंकिता, तुम लोग लिख रही हो तो लिख लो इसको। Yes. न्यूज़पेपर आज से ही पढ़ना है। इवन बहुत बार मैंने कहा भी है, और उसको लिख लो ब्रैकेट पे, कोई अल्टरनेट नहीं है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है। गुडी गुडी न्यूज पढ़िए, अच्छी न्यूज पढ़िए। ठीक है, जो बड़ी न्यूज है वो आपके पर है। उसके बाद बिहार स्पेसिफिक नॉलेज रखिए, जैसे अभी बजट आया है तो बजट के बारे में जानकारी रखिए। और खासकर आपके डिपार्टमेंट को कितना अलॉट हो रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, प्लस बिहार में कितने नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, ये मालूम होना चाहिए। पर पर्सन रोड डेंसिटी क्या है, ये सब आपके बिहार इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, वो आपको जी। मालूम होना चाहिए। तो बिहार किस रैंक पे आता है, कास्ट वाइज, सॉरी जेंडर वाइज, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। एजुकेशन वाइज, ठीक है, जीडीपी क्या है बिहार की, इंडिया की क्या है। और जब भी आपको डाटा बोले तो अप्रोक्स या अराउंड वर्ड का इस्तेमाल करें। मैं लिखने के समय भी बोलती हूँ, जब मेन्स आंसर राइटिंग में हम लोग करवाते हैं तो अप्रोक्स वर्ड का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होता है, कभी कभी डाटा 19-20 हो जाता है, तो 19-20 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ऑनर्स जो भी है आपका सब्जेक्ट, उसमें आप लोग नॉलेज रखिए, उसको थोड़ा रिवाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑनर्स से क्वेश्चन आता है। पिछली बार भी जो ईएसआई के जो स्टूडेंट थे, 84 स्टूडेंट्स का हुआ था कोचिंग से, उनसे काफी अच्छे क्वेश्चन आपको जो बने थे वो बने थे आपके ऑनर्स पेपर से। क्लियर? तो ऑनर्स पेपर आपको अपना मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी आपको ऑनर्स पेपर की एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात, आपने 3 साल पढ़ा है तो बोर्ड आपसे ये तो अपेक्षा रखता है कि आप अपने ग्रेजुएशन पेपर के बारे में तो नॉलेज रखते होंगे। क्लियर? तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रख के जाना है। पोलाइट होना है, जहां पे आंसर नहीं आता है तो सॉरी बोलना है। ठीक है, सॉरी मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन कोई ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होता है तो वहां पे सॉरी नहीं बोलते, वहां पे अपना कुछ ओपिनियन देने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ये इस बात को ध्यान रखना है। फैक्ट के क्वेश्चन पे सॉरी चलता है, ओपिनियन के क्वेश्चन में सॉरी उतना नहीं चलता है। मैम इन्हें अगर इकोनॉमिक्स का यूज पूछे तो हम क्या आंसर दे सकते हैं ईएसआई में? इकोनॉमिक्स का वही यूज है जो तुम्हारे अकाउंट्स का यूज है। तब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, तो तुमने इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ा ना, तो तुमको यस मालूम मैम। होगा कि कितना पैसा अलॉट हुआ है, कितना किस तरह से अलॉटमेंट होता है, तो ये सब की नॉलेज तुम्हें ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है काजल? यस मैम। तो इसका मोटा मोटी वही यूज होता है जो कि अकाउंट्स का इसमें होता है। हम्म। देखो ये कॉमन मिस्टेक है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा पर्सनैलिटी टेस्ट है। अब तुमको 10 मिनट की बातचीत पे तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को वो जज करेंगे। और एक बात याद रखना, पोलाइट जो अगर जो होते हैं उनको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और कभी एक हम लोगों की स्टूडेंट थी, उसका पूरा इंटरव्यू उसकी हॉबी पे ही चला गया। तो ये मत सोचिएगा कि आप कुछ भी हॉबी लिख देते हैं तो आप बच जाएंगे। उसका लास्ट डे पे था इंटरव्यू, शायद सेकंड लास्ट में था। उसकी फोटो भी होगी इंस्टीट्यूट में। मैं भी नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अगर नाम आता है याद तो मैं बताती भी हूँ। ईएसआई का था, उसकी पूरा जो 10 मिनट उसका इंटरव्यू चला, 10 से 12 मिनट, वो पूरा उसका हॉबी पे चला था इंटरव्यू। क्लियर?
तो हॉबी, करंट अफेयर और ऑनर्स पेपर को नहीं छोड़ना है। क्लियर? बाकी जो भी आपको यहाँ के डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है, जो भी आपको ईएसआई का वर्क बताया गया है, हायरार्की बताई गई है, ठीक है, इन सब को बात ध्यान में रख के जाना है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप आंसर देते हो तो आप याद रखियो कि आप पूरे पैनल को आंसर दे रहे हो, पूरे बोर्ड को आंसर दे रहे हो। तो बीच बीच में आंसर देते क्रम में आपको सबको देखना है। टीचर कैसे थे कि जब क्लास में पढ़ाते थे वो सब स्टूडेंट को देखते थे एक नजर, जी तो इसी तरीके से आपको सबको देखना है। क्लियर हो गया? लेकिन क्वेश्चन जब आप सुन रहे हो तो पूरा कंसंट्रेशन वहीं पे बनाए रखिए। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आपको उस समय आंसर नहीं आता है लेकिन 2 मिनट बाद आपको आंसर याद हो जाता है, तो फिर नहीं कहना है सर 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 याद आ गया, उस क्वेश्चन में ये पॉइंट भी होगा। जो छूट गया आंसर वो छूट गया। जो ट्रेन छूट जाती है उसको दौड़ के पकड़ने से क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा। तो जो छूट गया तो छूट गया। उसको अगर आप चाहोगे कि 3-4 पॉइंट बोला था मैंने 3 ही बताया तो मैं चौथा पॉइंट अभी ऐड कर दूं तो मैं एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। वो निगेटिव इंप्रेशन डाल देगा। क्लियर? तो जो क्वेश्चन छूट गया है अगर वहां से शिफ्ट हो गया तो शिफ्ट हो गया। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, आंसर हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए। लंबा आंसर नहीं बोलना है। अगर आपसे बोल पूछ रहा है कि आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, या फिर आपको बताइए कि ट्रैफिक जाम की समस्या के आप किस किस को बहुत बड़ा कारण मानते हैं, ठीक है, तो पॉइंट वाइज बताना है। तो इसमें नहीं बताना है कि सर मैं जो गाड़ियां बहुत ज्यादा होती है प्राइवेट व्हीकल उससे जाम लगता है, तो सर मैं सुबह निकला तो फिर प्राइवेट व्हीकल से सर मेरे गली जाम हो गई, नहीं सुनना है। आप आंसर को सिस्टमेटिकली पॉइंट वाइज बोलेंगे और कोशिश करेंगे कि तो अगर 5 पॉइंट बोला है तो इंटरव्यू बोर्ड आपको शायद दूसरे पॉइंट के बाद ही रोक दे। इस बात को ध्यान रखना है। तो पहले ना सही पॉइंट बोलना है, जो अच्छे पॉइंट्स है ना वो रखना है। क्लियर? इसके अलावा बोलने की गति को क्या करना है? धीमे रखना है। अब मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ आपसे, आप लोगों को सुनाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है? अगर मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा? अभी मैंने जो बोला जस्ट वो समझ में आया? नहीं आया? तो सेम आपको इंटरव्यू में क्या करना है, अपने बोलने की जो स्पीड है उसको धीमे रखना है, वरना वही होगा ओवर स्पीडिंग का चालान आपके मार्क्स से ही कटेगा। क्लियर हो गया ना? यस तो मैम। इन सब छोटे छोटे कॉमन मिस्टेक्स को याद रखना है। ठीक है? बाकी आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है, मैंने आप सबका इंटरव्यू लिया हुआ है, ऑलमोस्ट सबका ही है यहाँ पर, और सब मुझे पहचान भी रहे हैं। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का जो है तरीका सबका सही है, लेकिन जो कॉमन मिस्टेक आप सबके में मैंने देखा है वो यही मिस्टेक है। और एक बात बता देती हूँ, आपसे पहले भी जो बैच का यहाँ पे हुआ है सिलेक्शन, इवन बीपीएससी या यूपीएससी का भी जो इंटरव्यू लेते हैं तो सब कॉमन मिस्टेक करते हैं। मॉक इंटरव्यू एक्चुअल इंटरव्यू से टफ होता है, ताकि आप मॉक इंटरव्यू के दिन, सॉरी, एक्चुअल इंटरव्यू के दिन नर्वस ना हो। और नर्वस होना एक कॉमन पैटर्न है। मुझे ही कोई कहेगा कि आप लोग चेयर पे बैठ जाओगे तो मैं भी नर्वस होंगी, तो वो एक स्वाभाविक बात है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत कैंडिडेट का ऐसे देखा है कि जो यहाँ पे आके रोए हैं, फिर सर से बात किए हैं, मोटिवेट किया गया है, और स्पेशली अजय सर ने मोटिवेट किया है, उसके बाद उन लोगों ने कॉन्फिडेंस वापस पाया है। वो लोगों ने इंटरव्यू जाके दिया और उनका इवेंट सिलेक्शन हुआ है। एमबीआई में भी जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ उसमें 2-4 ऐसे ही थे, या 2-4 भी क्या कहूँ कि मैक्सिमम वैसे ही थे। तो घबराना नहीं है, घबराहट सबको होती, लेकिन जो कॉमन मिस्टेक्स मैंने बताई है वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट है। और यही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होगा, आप पे वहां पे इंटरव्यू में चेक होगा। ठीक है? इसलिए इंटरव्यू को क्या कहते हैं, रिटन क्यों नहीं कहते हैं, या प्रीलिम्स क्यों नहीं कहते, इसको पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पर्सनैलिटी को टेस्ट करना है। क्लियर? आप कितने अवेयर हैं, कितने आप ऑनेस्ट हैं, ये सब चीज आपको यहीं पे चेक करते हैं। 10 से 12 मिनट का आपको इंटरव्यू चलेगा। और यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे ही आप एंटर करते हैं और जब तक आप एग्जिट नहीं कर जाते, आपका इंटरव्यू क्या है, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है? अब
ये तो हो गई बीच की बात। अब एंट्री पे बात हुई, अब हम लोग एग्जिट पे बात करेंगे, उसके बाद सर से आप लोग बात कर लीजिएगा। सो एग्जिट के समय जब आप लोगों को कहा जाएगा आप हो गया, आपका इंटरव्यू समाप्त है, ठीक है, अब आप या कहते हैं कि अब आप जा सकते हैं, ठीक है, तो उठना है, फिर अभिवादन करना है, इंग्लिश वाला थैंक्स भी बोल के मतलब, लेकिन सर नीचे रहेगा, हल्का सा कीजिएगा, और तब कह के एक कदम, जैसे आप चेयर से उठे, हल्का सा साइड हुए, थैंक्स या अभिवादन जो भी किए, तमीज से अच्छे से हाथ जोड़ के ऐसे इस तरीके से किए, स्माइल के साथ पीछे मुड़े और डायरेक्ट गेट से निकल गए। फिर पीछे मुड़ के बाय बाय नहीं करना है कि सर एक बार और प्रणाम कर लेंगे, एक्स्ट्रा प्रणाम का उधर मार्क्स नहीं मिल रहा है, 4 बार मत प्रणाम कीजिए, एक ही बार कीजिए, अच्छे से कीजिए, मन से कीजिए। तो सामने वाले को भी लगता है कि नहीं मतलब ठीक है, थोड़ी कमी है इंसान में, लेकिन इंसान पोलाइट तो था, ठीक है। एक और बात है कि जो कभी कभी होता है कि आप किसी आंसर में अटकते हो तो दूसरा बोर्ड मेंबर आपकी हेल्प करता है, ठीक है, कुछ हिंट करता है या कुछ समझाते हैं, तो वहां पे थैंक्स जरूर मेंशन करना है, सॉरी नहीं बोलना है, वहां पे थैंक्स बोलना है। कोई मदद करता है तो उसको थैंक्स बोलते हैं ना। मान लीजिए कि आप जा रहे हो, आपका पेन गिर जाता है, तो कोई उठा के देता है, उसको सॉरी थोड़ी ना बोलोगे आप, उसको तो थैंक्स बोलते हैं। तो ये बात सुनिए, थैंक्स और सॉरी भी जो है ना, थोड़ा लाउड आवाज में बोलिए। आप लोग सॉरी में क्या होता है, आवाज दबा देते हैं, ठीक है, तो आवाज नहीं दबानी है, और ऊपर नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है, और जब भी आप सॉरी बोले तो थोड़ा सा स्माइल करते हुए सॉरी नहीं बोलना है, याद रखिएगा। सॉरी के सामने थोड़ा अफसोस का फीलिंग आए कि आपको नहीं आता है वाली फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी कॉमन चीजें जो मिस्टेक हर स्टूडेंट करता है, ऐसा नहीं है कि कोई आप ही लोग करते हो, ये कोई भी लेवल पे आप चले जाओगे तो ये वाले जो मिस्टेक्स हैं वो सारे स्टूडेंट करते हैं। तो आप लोग ऐसी मिस्टेक ना करो, इसलिए ये हम मैंने सोचा कि ये सेशन होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का जो भी इंटरव्यू है उसमें आप इस बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। और आप लोगों का जल्दी एक्चुअल इंटरव्यू भी शुरू होने वाला है, उसके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। और न्यूज़पेपर, और डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, अच्छी अच्छी न्यूज़ पढ़िए, नेशनल इंटरनेशनल या बिहार से रिलेटेड आपकी न्यूज़ होनी चाहिए। साथ ही साथ बिहार बजट, इंडिया का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, बिहार और इंडिया दोनों का आपको मालूम होना चाहिए, टाइटल मालूम होना चाहिए। इसके अलावा अपना ऑनर्स पेपर भी आप लोग रिवाइज कीजिए, ठीक है, इन सब जगह से क्वेश्चन बनता है, ओके। तो अब आप लोगों को सर कंटिन्यू करेंगे। जी। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सबको समझ में आ गया कुछ, है ना तुम लोग को? यस सर। चलिए आगे फिर हम लोग करते हैं, है ना। क्या अभिषेक, अभिषेक को कोई क्वेश्चन है? अभिषेक कोई सर क्वेश्चन पूछना? अभिवादन के समय जय हिंद बोल सकते हैं सर? नहीं नहीं, जय हिंद नहीं बोलना है। जय हिंद नहीं यही बोलना क्वेश्चन है। था सर। हाँ, जय हिंद तुम्हारा अपना डिपार्टमेंट का है, अपना डिपार्टमेंट में ही बोलना है, ठीक है। यस सर। हम्म ये आदत को चेंज कर लेना है, जय हिंद वाला। सीधे प्रणाम सर करना है। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोल कर सकते हो, है ना। यस सर। हम्म चलिए ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आप ईएसआई बनने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में काम करेंगे, तो क्या आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य क्या क्या है? क्या क्या बताओगे? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य क्या क्या है? तो पहला है मोटर व्हीकल एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करना, पॉइंट लिख लिख सकते हो। मोटर व्हीकल एक्ट का, है ना, सुचारू रूप से पालन सुनिश्चित करना।
दूसरा है वाहन पंजीकरण करना, मतलब गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करना, वाहन का निबंधन करना, निबंधन या पंजीकरण करना। तीसरा है ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, शॉर्ट में लिखना डीएल जारी करना, डीएल परीक्षा में नहीं बोलना है, इंटरव्यू में डीएल नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना। रोड सेफ्टी सुनिश्चित करना। टैक्स एवं रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स भी कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट भी करते हैं। परमानेंट मैनेजमेंट, परमिट मैनेजमेंट करना, परमिट मैनेजमेंट करना। ठीक है ना? ठीक है, ये सब इसका कार्य है, इत्यादि कर दोगे। ठीक है ना? मतलब चूंकि इसमें टैक्स है, रेवेन्यू कलेक्शन है ना, परमिट जारी करता है, तो बहुत बड़े पैमाने पर इसमें आता है, रेवेन्यू आता है। तो ये रेवेन्यू से भी जुड़ा हुआ है, मतलब इनकम से भी जुड़ा हुआ है, और रोड सेफ्टी से भी जुड़ा हुआ है ना। दोनों ही तरीके से ये डिपार्टमेंट आम पब्लिक की सेवा में लगा हुआ, जुड़ा हुआ है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। कोई विद्यार्थी पूछा था कुछ दिन पहले एक मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, इंटरव्यू में कोई सर लोग पूछे थे, मोटर व्हीकल एक्ट क्या होता है, उसमें कुछ उदाहरण दीजिए, है ना। तो अगर एक इंटरव्यू में पूछ दिया जाए कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है ना, तो तुम बताओगे कि मोटर व्हीकल एक्ट, है ना, मोटर गाड़ियों के परिचालन, उनके पंजीकरण, लाइसेंस, परमिट, बीमा आदि से संबंधित है, और यह यातायात नियमों को नियंत्रित करता है ना। एमबी एक्ट कंट्रोल्स द ट्रैफिक रूल्स, इट इज रिलेटेड विथ रोड सेफ्टी, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, परमिट, इंश्योरेंस। और जो सबसे मेन एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, 1988, है ना। और 1988 के एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, अमेंडेड इन 2019, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ना है। 2019 में जो संशोधन हुआ था उसी में भारी जुर्माना लगाया गया था। जो कुछ विद्यार्थी ने क्वेश्चन कहा था कि सरकार लूट मचा रही है, सरकार लूट रही है, तो सरकार के लूटने की बात नहीं बोलना है। भारी जुर्माना लगाया गया था, हिट रन कंपनसेशन इंक्रीज किया गया था, कोई भी व्यक्ति जब धक्का मार के भाग जाता है तो ऐसी स्थिति में कंपनसेशन को बढ़ाया गया था। और इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट इसी समय आया है, जो तुम देखते हो, स्पीड गन रडार, है ना, स्पीड को ट्रैक करने के लिए स्पीड ट्रैकर रहता है। आजकल देखो पटना में भी गंगा ड्राइव में ऊपर में लगाया हुआ है बहुत जगह पर, है ना, और बहुत जगह हाईवे में भी लगाया हुआ है। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट हैं 2019 से ही हैं। जो जुर्माना की राशि को बढ़ाया गया है 2019 से ही किया गया है। ठीक है, हीट रन कंपनसेशन इंक्रीज कर दिया गया है 2019 में ही किया गया है। इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे, 2019 वाला हो सकता है, उसमें देखेंगे कुछ एक्ट वगैरह रहेगा तो तुम लोग को ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, जनरली रोड एक्सीडेंट के मुख्य वजहें क्या हैं? देखो, जनरली शब्द का इस्तेमाल मेरे द्वारा किया जा रहा है, तो अगर इंटरव्यू बोर्ड में पूछा, जनरली नहीं बोला जाए कि बताइए कि रोड एक्सीडेंट के मुख्य कारण क्या है। ठीक है, या बिहार में रोड एक्सीडेंट के क्या कारण है, तो तुम जनरली तुम बोलना, है ना। सामान्यतः रोड एक्सीडेंट के सामान्य कारण क्या है, देखो, तो तुमको बताना है। इंटरव्यू में चूंकि बात करना है, अपने बात को इफेक्टिव तरीके से बोलना है, तो बोलना कि सर मेरा मानना है कि रोड एक्सीडेंट का जो मेन कारण है वो सामान्य रूप से दो कारण मेन है। एक है ओवर स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग, और दूसरा रोड रूल का पालन नहीं करना, रोड रूल का जानकारी नहीं होना या पालन नहीं करना। ठीक है,
दो ही कारण है। अब अन्य कारणों में जैसे कि ड्रंकन ड्राइविंग, अब शराब पी के कोई गाड़ी चला रहा है तो भी तो रोड रूल का पालन करना नहीं, उसी में आ जाता है। देखो, कुछ कुछ बातें जो मेरे द्वारा बताई जाती हैं, दैट इज द कोर पार्ट ऑफ आंसर। बस दो ही पॉइंट तो होता ही है। पहला, ओवर स्पीड। अगर कोई भी व्यक्ति अगर गाड़ी को 40 के स्पीड में चलाएगा, जहां चाहे कोई ब्रेक लगेगा, गाड़ी वहीं रुक जाएगी, एक्सीडेंट नहीं हो सकता। दूसरा, यस अगर सामने वाला भी अगर गलती किया हुआ है तभी तुम संभल सकते हो उतना देर में, लेकिन तुम्हारी गाड़ी भी 80 90 100 में चल रही है, सामने वाले भी उतना में चल रहा है, तो कुछ है ना, सेकेंडों में गंभीर खतरे हो जाते हैं। तो ओवर स्पीडिंग और रोड रूल का फॉलो नहीं करना, दो मेजर कारण है। अदर में ड्रंकन ड्राइविंग लिख सकते हो, पुअर रोड इंजीनियरिंग लिख सकते हो, मैंने बताया था। तो पुअर रोड इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो क्वेश्चन वहाँ इंटरव्यू बोर्ड भटक सकता है कि चला जाएगा वहां पर, अच्छा आप रोड, मतलब कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, रोड नहीं बना रही है, अच्छा रोड नहीं बन रहा बिहार में, यही कहना है आपका, है ना। तो ये बात सही है। अभी भी रोड पर जैसे चलो तो कहीं कहीं रोड बनता भी है तो अब पता चला आधा बना दिया है, आधा छोड़ दिया है, कहीं बना हुआ है फिर उसमें, है ना, मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसका सेमी कंस्ट्रक्टेड रोड पे गाड़ियां चल रही हैं। एक तरफ कालीकरण हो गया, हमने ब्लैक जो है हो गया, दूसरी तरफ से छोड़ा हुआ है, तो उससे भी कभी कभी घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो पुअर रोड इंजीनियरिंग, हेलमेट सीट बेल्ट का नहीं लगाया जाना, तो ये हो गया तुम्हारा रोड रूल पालन नहीं करने का मतलब। तो ये डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करता है। हेलमेट कोई नहीं लगाया, अगर गिर गया तो बच भी सकता था, हेलमेट नहीं लगाया तो घटना हो जाती है। सीट बेल्ट नहीं लगाया कोई, अगर लगाया रहता तो गाड़ी कहीं ब्रेक लगता है जोर से या धक्का भी लगा है तो बेल्ट लगे रहने से गाड़ी में बंधा रह जाता है आदमी। बेल्ट नहीं लगाया है तो सामने चोट लग जाता है, हेड में इंजरी हो सकता है गाड़ी में, तो इससे भी नुकसान होता है। और एक होता है अवेयरनेस की कमी। अवेयरनेस कमी में जैसे कि कोई व्यक्ति, बात करो हम, कितना बात म्यूट करेगा। रखो, तुम लोग म्यूट रखो, क्या नहीं तो टाइम मैं है। म्यूट करूंगा तुम्हारा। राहुल, राहुल म्यूट करो जी। कैसे छूट जाता है तुम लोग का? सभी लोग अपना अपना म्यूट रखेंगे, नीतीश वर्मा, अंकिता, शिल्पी, सभी लोग अपना अपना म्यूट रखेंगे, ठीक है। तो अवेयरनेस की कमी, जैसे मान लिया जाए कि जेबरा क्रॉसिंग से, ध्यान देना, जेबरा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस करना चाहिए, और आम व्यक्ति क्या करेगा, उसके 100 मीटर पहले ही क्रॉसिंग कर रहा है, क्योंकि उसको 100 मीटर ज्यादा चलने में थक जाएगा वो। जो गाड़ी वाला है जान ही रहा कि आगे चौक है, चौराहा है, ठीक है ना, तो वहां पर स्लो करना है उसको, पहले थोड़ा सा स्लो करना है। तो जाएगा, कोई आदमी पार करेगा, हो सकता है कि किसी को टक्कर लग जाए। ये सब दिक्कत है। कहीं कहीं फुट ओवर ब्रिज बनाया जाता है। पटना में तुम स्टेशन के पास देख रहे हो, वुमेन्स कॉलेज के पास बनाया हुआ है, बेलूर में बनाया हुआ है ना, बहुत जगह पर फुट ओवर ब्रिज बनाया हुआ है, क्योंकि वहां पर गाड़ियां काफी संख्या में पार करती हैं, ठीक है। मतलब गाड़ियों का डेंसिटी जो है मूवमेंट का ज़्यादा है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो ऐसी स्थिति में खतरे ज़्यादा होते हैं, तो फुट ओवर ब्रिज डिपार्टमेंट ने बनाया। अब फिर भी हम क्या करते हैं, सीधे पार करेंगे, तो उसमें खतरा होता है। अवेयरनेस की कमी भी एक अदर रीजन है। तो रोड एक्सीडेंट के कारण समझ में आ गया, अगर पूछेगा तो इतना ही बात करना है। मेनली जो हम बताए हैं कि दो कारण, तो दो कारण पर ही फोकस करना है, बाकी अन्य कारण उसी में है। इससे समझेगा कि तुम एक समझदार व्यक्ति हो, समझदारी से बात कर रहे हो, ठीक है। ईएसआई का रोल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में क्या होता है? ईएसआई का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में क्या रोल होता है? तो मैंने तुमको अ, जो भेजा है पीडीएफ, उसमें लिखा हुआ है ईएसआई का रोल, जो दिया हुआ है, सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। 259 है सेक्शन, उसमें है। लेकिन तुम विभागीय जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करना तो बताओगे, जो वहां लिखा हुआ है ईएसआई का काम, उसमें अगर शॉर्ट में बोलना पड़ेगा तो, ठीक है। ये जो काम क्या है, फील्ड इंस्पेक्शन करना, टैक्स वेरिफिकेशन करना, टैक्स कलेक्शन करना, परमिट चेकिंग करना, इन्फोर्समेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करना, रेवेन्यू लीकेज को रोकना, कंप्लायंस मॉनिटरिंग करना, ये सब पॉइंट है जो प्रैक्टिकल अप्रोच है। और थियोरेटिकल जो है, जो मोटर व्हीकल रूल्स में दिया हुआ है, जो मैंने पीडीएफ में तुम लोगों को दिया है, तो उसको उस तरह से पढ़ना है। समझ में आया सबको? पहले भी मैंने क्वेश्चन दिया है तुम लोगों को कि अजय बताइए कि
परिवहन विभाग के अधिकारियों पर करप्शन के चार्जेस लगते रहते हैं, आप अपनी छवि को कैसे बेदाग रखेंगे? तो उन्हें आंसर दिया, बताया हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि आप किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट चेकिंग के दौरान करप्शन को कम करेंगे? हाउ विल यू रिड्यूस करप्शन इन ट्रांसपोर्ट चेकिंग? कैसे करप्शन को रिड्यूस करेंगे? ठीक है। तो तुमको बताना है कि सर, करप्शन एक गंभीर समस्या है, किसी भी विभाग में कहीं भी गंभीर समस्या है सर। इसको रिड्यूस करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, ऐसे बोलना है, कई कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे पहला, ई गवर्नेंस सिस्टम को लागू करना, ई गवर्नेंस। दूसरा, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट, तो अभी लागू ही है लेकिन इसको और बेहतर तरीके से लागू करना। सीसीटीवी मॉनिटरिंग कर सकते हैं किसी भी चीज का, जैसे कहीं हो रहा है, ठीक है ना, सीसीटीवी मॉनिटरिंग। रोटेशन ऑफ स्टाफ, स्टाफ को भी रोटेट करके हम कर सकते हैं। जो जो स्टाफ है एक ही जगह नहीं रहे, चेंज करते रहेंगे उसको। और अगर कहीं कोई घटनाएं घटित होती हैं, मतलब कोई भी कमियां पाई जाती है, कोई भी व्यक्ति करप्शन में लिप्त रहता है, तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना। ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना, ताकि डिस्क्रिशन कम से कम हो। ट्रांसपेरेंसी जब बढ़ती है तो डिस्क्रिप्शन कम से कम होता है, तभी तो ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है। ऑनलाइन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है, इस ई गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी है तो डिस्क्रिप्शन रिड्यूस होता है, कम होता है। और डिस्क्रिप्शन जो रिड्यूस होता है, तो करप्शन भी क्या होता है? कम होता है। डिस्क्रिप्शन कम हो, जैसे कि देखो, अभी चालान काटना है तो ई चालान, जैसे देखता होगा ट्रैफिक पुलिस भी, या फिर वाहन चेकिंग के दौरान क्या करता है लोग, है ना, सीधा वहां पर मशीन से रसीद काटता है। तो मशीन से जब चालान काटेगा तो उतना ही कटेगा ना, मान लीजिए कोई हेलमेट नहीं लगाया हुआ, तो कितना पैसा उसको देना चाहिए? तो अगर काटेगा तो 1,000 रुपया को फाइन है, 1,000 रुपया ही लगेगा। ठीक है, वो ज्यादा नहीं ले सकता है, 1,200, 1,500, 1,000, 2,000 तो नहीं ले सकता है, तो चोरी नहीं होगी। ठीक है। या वो अगर काटेगा तो 500 में छोड़, तो काट करके छोड़ेगा नहीं उसको, 500 जमा करेगा, 500 रख लेगा अपने पास, ऐसा तो नहीं कर सकता कोई। ठीक है ना। तो ये कहता है कि ट्रांसपेरेंसी रिड्यूसेस डिस्क्रिशन, एंड डिस्क्रिशन रिड्यूसेस करप्शन। है ना? क्लियर है ना? मतलब रिड्यूसर डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन अगर रिड्यूस हो गया तो इट रिड्यूसेस करप्शन। मनमानी नहीं कर, है ना, डिस्क्रिप्शन मतलब मनमानी करना, है ना, व्यक्तिगत निर्णय लेना, तो उसको कम करना है। ये हाई लेवल का डिसीजन होता है, डिस्क्रिप्शन को धीरे धीरे कम करने की पॉलिसी है। आजकल क्या है, बड़े हाई लेवल पर जो निर्णय लिया जाता है उसमें नीचे के पदाधिकारियों को डिस्क्रिप्शन का अधिकार नहीं है। ठीक है। क्लियर है? अधिकांश रूल में ही शामिल है। वाहन जानते हो ना, व्हाट इज वाहन? वाहन तो व्हीकल है, वाहन क्या है? व्हीकल रजिस्ट्रेशन डाटाबेस। जो ई वाहन तुम टाइप करोगे ना, वाहन या वाहन ऐप टाइप टाइप करोगे तो सारे तुम उसमें जब डालोगे अपना गाड़ी का नंबर डालोगे तो सारा डाटाबेस निकल के आ जाता है। ठीक है। तो वाहन क्या लिखोगे? व्हीकल रजिस्ट्रेशन डाटाबेस है इसमें। सारथी क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम है सारथी, ये सब याद कर लो, नोट कर लो। ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम, आजकल ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, आप आवेदन करेंगे ऑनलाइन ही, फीस जमा हो जाएगा ऑनलाइन, और जितना टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ उस टाइम में आपके पास लाइसेंस बन के आपके घर पर, ठीक है ना, डाक के द्वारा स्मार्ट कार्ड आपके घर पर पहुंच जाएगा। इसके लिए सारथी है। तो वाहन और सारथी आपको समझ में आ गया सभी लोग को? वाहन व्हीकल रजिस्ट्रेशन डाटाबेस, सारथी ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है। दिस टू थिंग्स आल्सो द पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है।
कुछ बेनिफिट हो रहा है तुम लोग को? यस सर। कि नींद आ रही है तुम लोग? ऊँघ ही आ रहा है? नहीं नो सर। नहीं सर। नहीं सर। हम्म। जब कभी भी हम लोग सरकार के यहाँ काम करते हैं तो बाहर से बहुत तरह का दबाव, प्रेशर, लोभ, लालच, है ना, दिया जाता है, मिलता रहता है। और वो बाहर का मतलब कोई भी हो सकता है। बाहर मतलब तुम्हारे अलावा सब बाहर ही है। ध्यान देना, तुम्हारे अलावा बाकी सब बाहर का ही है। जैसे जहां तुम काम करोगे, तुम्हारे सीनियर तुम्हारे अपने हैं, विभाग के हैं, तो सीनियर तो अभी अपने हैं, लेकिन है वो बाहर ही, चूंकि हमने क्या बताया, तुम्हारे अलावा सब बाहर ही है। कोई पॉलिटिकल लीडर, वहाँ का एमपी, एमएलए और कोई और मंत्री महोदय या कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, राजनीतिक दबाव भी होता है, प्रशासनिक दबाव भी होता है। कभी कभी क्या हुआ कि तुम्हारे चाचा, तुम्हारे मौसा, तुम्हारे फूफा कहीं वाहन लेके जा रहे हैं, उनकी कहीं गड़बड़ी पाई गई कागज में, तुम्हारे पापा ही तुमको फोन कर देंगे, अरे देखो, अरे तू नहीं पहचाने जी, वो मेरा चचेरा भाई का साला है, छोड़ दो उसको। तो क्या करोगे शिल्पी सिंह? जी सर, इसमें सर बोलेंगे कि सर हम इन्फोर्समेंट अधिकारी होने के नाते हमारा पहला कर्तव्य है नियम को अच्छे से पालन करवाना। इसलिए हम उन्हें बहुत ही विनम्र तरीके से समझाएंगे कि मतलब नियम का पालन ना करना आपके लिए खतरा है। हम्म। इसलिए आप अगली बार से सतर्क रहें और अच्छे से ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अगली बार से है, इस बार तो सर छोड़ अभी देते तो हैं। वो पालन नहीं किया, तो इस बार से सर उनका जो भी जुर्माना होगा उन पे लगाएंगे और आगे हम्म। से वो अपने नियम के पालन करे और इस प्रकार की तो गलती ऐसे नहीं में करे। प्रश्न अलग तरीके का आ सकता है कि अगर आप पर राजनीतिक दबाव पड़ेगा तब क्या करेंगे? यदि आपके वरीय पदाधिकारी आपको, है ना, कोई भी वायलेशन को इग्नोर करने के लिए कहते हैं, रोड रूल के वायलेशन को इग्नोर करने के लिए कहते हैं, तब आप क्या करेंगे? या आपके पापा आपको फोन करके बोलते हैं तो अरे अपना आदमी था, तू नहीं पहचाने, जरा देख लो भाई उसको, छोड़ दो, तब क्या करेंगे, है ना? मतलब इस तरीके से तुम्हारे इथिक्स को, तुम्हारे वैल्यू को, तुम्हारी ऑनेस्टी को टेस्ट करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? और हमने बार बार बताया है, क्वेश्चन पूछने का मतलब ही है तुम्हारी पर्सनालिटी को चेक करना, ना कि कोई कोई क्वेश्चन है। इंटरव्यू इज नॉट ए, है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन। तो इसमें क्या होता है कि पूछा जाता है कि भाई आप कितने समझदार, कितने स्किलफुल, कितने ऑनेस्ट, कितने डेडिकेटेड डिवोटेड ऑफिसर हैं, ठीक है? तो इसको समझना है। तो बताना है, अगर कोई सीनियर ऑफिसर का दबाव आता है, वायलेट करने का आता है, तो बताना है कि अगर, चूंकि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ लागू है सर, अगर ऐसी स्थिति आती है कि कोई सीनियर हमें, है ना, इस तरह से करने के लिए कहेंगे, रूल वायलेट करने के लिए कहेंगे या उसको इग्नोर करने के लिए कहेंगे, तो सबसे पहली बात तो सर, मैं नियमों के अनुसार ही काम करना पसंद करूंगा और अपने सीनियर को इस बात के लिए समझाऊंगा कि भाई जो सामने वाला व्यक्ति ने जिस तरह की गलती किया है, या उसका, है ना, उसने जो रोड रूल को तोड़ा है या वायलेट किया है, वह काफी गंभीर है। और अगर ऐसा बार बार छोड़ा जाएगा तो समस्याएं आ सकती हैं, और फिर नियम का इम्प्लीमेंटेशन दिक्कत हो सकता है। और इसके बावजूद भी अगर वो अपने आदेश पर अड़िग रहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप हमें लिखित में आदेश देने का मैं लिखित में आदेश देने का अनुरोध करूंगा या करूंगी। तो मुझे लगता है कि कोई भी वरीय पदाधिकारी इलीगल कार्य के लिए लिखित में, है ना, आदेश नहीं दे सकता है। तो मैं समझता हूं कि मुझे कोई अगर मैं, ठीक है, पूरी ईमानदारी से और पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे कोई समस्याएं नहीं आएंगी। मैं इस तरह के प्रेशर को आराम से झेल सकता हूँ, आराम से पार कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा दायित्व कानून और संविधान के प्रति है, न कि किसी व्यक्ति के प्रति। व्यक्ति विशेष के प्रति कोई ये नहीं रहता है नौकरी में। हाँ, बात मानना रहता है सीनियर का, सीनियर की बात को मानेंगे, लेकिन वो सही बात कहेगा तब ना मानेंगे। कोई गलत जी कहेगा तो ये सर। मान जाएंगे।
ठीक है, तो समझना है इस चीज को। तो ऐसे बात करना है, पॉलिटिकल प्रेशर में भी ऐसे ही बात करना है कि रूल ऑफ लॉ है। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति का दबाव आता है तो मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा, बताऊंगा, है ना, नियमों की जानकारी उनको दूंगा। तो मुझे लगता है कि नियमों के बारे में बताने पर कोई भी माननीय होंगे, वो समझ जाएंगे और फिर वो दबाव नहीं देंगे। इसके बावजूद भी ऐसा होता है तो मैं अपने निर्णय पर कायम रहूंगा। अगर निर्णय सही है तो मैं उस पर कायम रहूंगा, क्योंकि कानून का पालन करना, कानून व्यवस्था को लागू करना मेरा दायित्व है। तो मैं अपने दायित्वों को निर्वहन, ठीक है, नियम संगत तरीके से करूंगा या करूंगी। हो गया। पापा करेंगे तब क्या होगा? तो जहां तक मैं अपने फादर को, अपने मदर को, बोलोगे भाई बहन किसी के बारे में पूछा जाए, सर मैं अपने फादर को जानता हूँ, जानती हूँ, मुझे इस तरह का कभी वो नहीं कहेंगे। जब फिर भी अगर ऐसा होता है कि वो अनजाने में ऐसा, ये भी जोड़ना जरूर है, जब बोल दिया मैं अपने फादर को मदर को जानता हूँ, जानती हूँ, तो बोलना है कि फिर भी अगर वो अनजाने में ऐसा उनका कॉल आता है तो सबसे पहले मैं उनको नियम की जानकारी दूंगा। तो निश्चित रूप से मेरे फादर ऐसा नहीं कहेंगे। और इसके बाद भी सर, अगर तीसरी बात मैं बता दूं, तो इसके बाद भी वो कहते हैं कि हाँ हमारे कोई रिलेटिव है उनको, है ना, इस गलती को इग्नोर कर दिया जाए, तो सर मैं अपने दायित्व को पूर्ण सही तरीके से पालन करने के लिए अडिग रहूंगा। हो गया। पहला अपने फादर के बारे में बताना है, इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी, कि ऐसा कह ही नहीं सकते। दूसरा, अनजाने में जोड़ना, अनजाने में कह रहे हैं तो फिर उनको नियम बताएंगे तो फिर कुछ नहीं बोलेंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी के प्रेशर में या किसी कारण से बोलते हैं, तब भी मैं अपने नियम पर अडिग रहूंगा। ये कैसा आंसर लग रहा है तुमको? कैसा समझा पा रहे हैं तुम लोग को, ये बताओ। अच्छा सर। बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा है सर। तो इस टाइप से बात करना रहता है, अपने फादर का भी इज्जत करना है वहां पर। तुमको ये बता देना है कि हम किस घर से आए हैं, किस संस्कार से आए हैं, ये दिखाना, यही पर्सनालिटी है। ठीक है। यस सर। यस सर। हम्म। नोट भी कर रहे हो? यस सर। हम्म। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि, ऐसा तो बीपीएससी मेंस में भी आता था, यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन आता रहता था, हम लोग एग्जामिनेशन देते थे तो, है ना, कहता है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, मतलब परिवहन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्या आप मानते हैं? या हाउ ट्रांसपोर्ट सेक्टर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस प्रकार से परिवहन क्षेत्र आर्थिक विकास में अपना योगदान करता है। ठीक है, तो जरा आप लोग एक आध पॉइंट बता दीजिए। सर रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करता है। हम्म। जिस तरीके से अभी वो जो पटना में वो जो नंबर प्लेट वाला अभी रीसेंट न्यूज़ था हम्म। कि वो जो मनचाहा मतलब जो उनके अनुसार जो नंबर प्लेट जिनको चाहिए होता है, तो हम्म। उनके वजह से सर 6 करोड़ का रेवेन्यू भारत सरकार को मिला। वेरी गुड। और अगर हम लोग रोड एंड ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आगे चल करके हमारे को मदद करेगा। इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी। हम्म। ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी तो वो एजुकेशन को सर वो रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा। ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी तो एजुकेशन अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छा होगा तो ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा सर जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो इंडिया फ्लरिश करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई? कोई बोलो तुम लोग। तुम लोग का ध्यान केवल फाइन पकड़ने पर है कि भाई कौन गलती करेगा रोज हम पकड़ेंगे उसको। और ये भी बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन का इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में क्या योगदान है, इस सब पर भी ध्यान दो, थोड़ा कॉन्सेप्ट पर भी सर जाओ। इससे सर रेवेन्यू लीकेज को रोका जा सकता है, इससे सर हमारे राजस्व का फायदा होगा और देश की प्रगति होगी। क्या क्या बोले, फिर से बोलो। रेवेन्यू अगर ज्यादा आएगा तो इससे देश की प्रगति में
और ज्यादा मतलब फायदा हो सकता है। हम्म। चलो ठीक है। बाकी श्रोतागण सुन सकते हैं तो सुनेंगे। ठीक है। अच्छे श्रोता, है ना। गुड लिसनर्स आर गुड स्पीकर। देखो, जब हम बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी में क्या क्या चीज होता है। इकोनॉमी में दो ही चीज, ध्यान देना मेरी बात को। मेरा बोलने का तरीका अपना अलग है। बहुत कम शब्दों में ही तुमको समझ में आएगा। इकोनॉमी में क्या होता है बताओ। तुमको तुमको देखो, जो लोग बैचलर रह रहा है अभी, जहाँ जहाँ अकेले रह रहा है, या फिर जो कोई हॉस्टल में लॉज में कहीं रह रहा है, या घर ही में, तो अभी तुमको भूख लगेगी तो क्या करोगे। खाना खाएं। खाना खाना बनाएगा, खाएंगे। खाएगा, बनाएगा और खाएगा। कोई और कोई काम करेगा क्या। नहीं। बस बनाएगा, खाएगा, सो जाएगा। और अगर तुमको इसी तरह से रोज वहां पर सामान रखा रहे घर में, जैसे अभी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, रोज सामान यहाँ रखा रहे, रोज बनाएंगे खाएंगे, बनाएंगे खाएंगे, काम करने की जरूरत पड़ेगी क्या। हम्म। कोई कहे क्यों काम करेगा। लेकिन चूंकि सामान खत्म हो जाता है, कहीं से लाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, मिलता नहीं है, अपने अपने होता नहीं है, तो फिर हम लोग को काम करना पड़ता है। पहले देखो, पहले क्या होता था, गांव में लोग रहते थे, उनका खेत होता था, खेत में ही अनाज होता था, जो भी हो, चावल हो, गेहूं हो, सब्जियां हो, दाल हो, तेल सब हो जाता था खेत में। वो उपजाता था, जो भी आया उतना ही में खाया पिया रहा, जैसे तैसे सब। कहीं कोई काम धाम करने के लिए नहीं जाता था। ठीक है। किसी किसी की नौकरी कहीं हो जाती थी बाहर, तो लोग मना कर रहे, नहीं बेटा, एक ही बेटा है, हम कहाँ उसको भेजेंगे बाहर काम करने, नहीं यहीं घर ही में रहेगा, गाँव ही में रहेगा। ऐसा तुम लोग नहीं सुने होगे शायद, हम लोग तो सुने थे, है ना, लोग बोलते थे। किसी किसी के मैंने होता ना कि पहले 8वां पास, मैट्रिक पास, 7वां पास में कोई नौकरी कहीं हुआ ऐसा, तो वो लोग बाहर काम करने नहीं जाता था। नौकरी का स्टेज बाद में आया। मतलब इकोनॉमी में प्रोडक्शन एक चीज है, जैसे अनाज उत्पादन हुआ, चावल का उत्पादन हुआ, ठीक है, तो क्या होना है उसका। या जो जो कपड़ा तुम पहने हुए हो, कपड़ा का प्रोडक्शन कहीं हुआ, टेक्सटाइल मिल्स में, उसका क्या होना है, क्या होना है। ट्रांसपोर्ट। सर कंजम्पशन होना उसको है। कंज्यूम करना, कंजम्पशन। जैसे चावल हुआ, चावल को खाना है। गेहूं हुआ, गेहूं को फिर आटा बना करके फिर रोटी बना कर खा जाना है। कपड़ा कहीं बनाया मिल में, कपड़ा को फिर लाना है, सिलवाना है, पहन लेना, हमने यूज करना है, कंज्यूम करना है। मतलब प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ओनली टू थिंग्स देयर आर। क्या क्या बताएं। प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड एंड कंजम्पशन, कंजम्पशन। उत्पादन और उपभोग। इकोनॉमी इतने ही पर टिकी हुई है। किसका इकोनॉमी था इसमें, कोई विद्यार्थी था ना इकोनॉमी वाला, अभी बोल रहा था इकोनॉमिक्स, किसी का था। यस सर, मेरा था। तो बताओ, सही बता रहे हैं। तो बोलेंगे बहुत कम बता रहे हैं सर, इसमें बहुत सा चीज हम पढ़े, पूरा इतनी मोटी मोटी किताब पढ़े सर। उतनी मोटी मोटी किताबें, सारा रिसर्च, सारा कुछ, सारा बजट, सारी सरकारें इसी दो ही चीज पे काम कर रही है। या तुम जिस घर में रह रहे हो, तुम छोटे बच्चे थे, तुम क्या करते थे, केवल खाते थे। और तुम्हारे खिलाने के लिए तुम्हारे पापा मम्मी मेहनत करते थे, और कहीं से अनाज लाते थे, चाहे तो खेत से उपजा कर लाएं, नहीं तो कहीं से खरीद कर लाएं। बस इतना ही था, क्योंकि कंज्यूम करना है। कंजम्पशन, बच्चा को खाना चाहिए, बच्चा को कपड़ा चाहिए, बच्चा को रहने के लिए घर चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। तो भाई हम जा रहे हैं बाहर काम करने, काम करके लाएंगे, या तो खेत में काम करेंगे, इंडस्ट्री में काम करेंगे, या कहीं नौकरी करेंगे। बस कहीं से न कहीं से लाएंगे, क्या लाएंगे, जो तुमको कंजम्पशन करना है। कि कोई और चीज करना रहता है संसार में। इस संसार में और कुछ है क्या। थोड़ा फिलॉसफी वगैरह समझ लो, यही इसी को फिलॉसफी कहते हैं। संसार में और कुछ है क्या। आज तुम जो पढ़ रहे हो, इसका पर्पस यही है कि कल को तुमको अपने जीवन को सस्टेन करना है, जीवन को बनाए रखना है, जिंदा रहना है, तो खाना चाहिए। खाना कहाँ से आएगा। तो तुम पहले ही हड़ताल पे चले गए, हम खेती नहीं करेंगे भाई, हम इंडस्ट्री नहीं चलाएंगे भाई,
हम ड्राइवर नहीं बनेंगे, हम पान नहीं बेचेंगे, खैनी नहीं बेचेंगे, सिगरेट नहीं बेचेंगे, मोमो खाएंगे, मोमो बेचेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? नौकरी करेंगे। तो नौकरी कैसे होगा? तो फॉर्म भरेंगे, परीक्षा देंगे, इंटरव्यू देंगे, पास करेंगे तो नौकरी करेंगे, नौकरी करके क्या करेंगे? वेतन मिलेगा, वेतन मिला क्या करेंगे? खाएंगे। बस ये नहीं करना रहता है, और कुछ करना रहता है? तो केवल कंजम्पशन, उसी कंजम्पशन को मीट करने के लिए प्रोडक्शन करना होता है। खाने वाले लोग अगर 5 हैं तो उतना का लाना है अनाज। अगर 10 हो जाता है तो बाहर से और ज्यादा लाते हो। शादी विवाह में आदमी 100 200 आ जाता है तो ज्यादा अनाज लाते हैं हम लोग, है ना? बोरा का बोरा अनाज लाना पड़ता है खाने के लिए। तो इतना ही काम है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। क्लियर? अब चूंकि प्रोडक्शन हर जगह नहीं हो पाता है, जहां जितनी जनसंख्या हमारी, तुम पटना में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हो, तो वहां पर उतना प्रोडक्शन नहीं होता है जितना कि, है ना, कंजम्पशन के लिए नीड है, आवश्यकता है। या उतने लोग काम नहीं करते हैं, खेत में काम नहीं कर पाते हैं, कोई लोग नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई पढ़ने वाला है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, इस सबको काम नहीं करना है, तो वर्किंग पीपल कम है। तो हमें क्या करना पड़ता है? प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ता है, और कंजम्पशन वाले पॉइंट तक पहुंचाना होता है ना? मतलब प्रोडक्शन वाले पॉइंट से कंजम्पशन वाले पॉइंट तक पहुंचाना रहता है, मतलब यहां से सामान उठा करके यहां ले जाना होता है। तीसरा हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? प्रोडक्शन को जी कंजम्पशन से मिलाने के लिए, मीट करने, प्रोडक्शन को कंजम्पशन से मिलाने के लिए मिलाने वाला है कौन? ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। इसीलिए ये, जब ट्रांसपोर्ट होगा तो उसी से व्यापार वाणिज्य होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप होगा। ट्रांसपोर्टेशन लीड्स टू ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना? जैसे ट्रेड फैसिलिटेशन होगा तो फिर वहां से रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा, इनकम होना शुरू हो जाएगा ट्रेड में लगा हुआ व्यक्ति। अब तुम ट्रक लेकर के गांव में चले गए, कुछ भी लोड करना लोड कर लो, तो लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मजदूर, ड्राइवर, खलासी, सबका भाड़ा हुआ, सबको कमाई मिल रहा है। देखो, फिर वहां जाएगा, उतारेगा, बेचने वाला है ना, जो होलसेलर, रिटेलर, या सीएनएफ एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटर, सारे लोग काम उस कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, किसान, मजदूर, सब लगा, सबको काम मिल रहा है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन केवल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें, ठीक है ना, हम क्या करते हैं? उत्पादों को कंजम्पशन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी गतिविधियां इसमें जुड़ी हुई होती हैं। माल का लोडिंग अनलोडिंग करना, और उसमें बहुत से लोग वर्क करते हैं, तो इसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा स्रोत है ट्रांसपोर्टेशन। चाहे रेलवे हो, रोडवेज हो, ठीक है ना, एयरवेज हो, पाइपलाइन हो, वाटरवेज हो, कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें बहुत स्कोप है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, आपूर्ति बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडस्ट्री हमको लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? और फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे मैन्युफैक्चर, फिर रोजगार बढ़ेगा, यही चीज हो जाता है, एक चक्र चलता है पॉजिटिव। ये है हमारा ये। तो कृषि को भी बढ़ावा देता है। ट्रांसपोर्ट क्या करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर से मीट करवाता है, उद्योगों तक पहुंचाता है। तो एक ये हो गया, इंडस्ट्री को क्रांति दिया, मतलब बूस्ट किया एग्रीकल्चर को। इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना, तो इंडस्ट्री को बूस्ट किया। फिर ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या करते हैं? सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं, ठीक है? सप्लाई चेन मैनेज होता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है इसमें, ठीक है? ये सारा चीज फायदा पहुंचाता है ट्रांसपोर्टेशन में। और इस सारे चीज से क्या होता है ओवरऑल? जो अभी जो बता रही थी वो, यास्मीन नाम है उसका, तो कनेक्टिविटी को, ये कनेक्टिविटी को जब बढ़ाते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये तीनों ही क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ होता है। और ये ग्रोथ क्या करता है? जीडीपी को बढ़ाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाता है, ठीक है? तो देश का, ठीक है ना, यहाँ क्या होता है? हमारा टर्नओवर बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, और अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इकोनॉमी का बैकबोन है, रीढ़ है। तो पॉइंट में बोलना है, इतना तो समझाने कितना लंबा लंबा बात बताया, एग्जाम्पल दिए, तुमको सीधा फिगर समझ में आ गया ना? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन।
अब हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, दो ही चीज तो हो रहा है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। हम लिखने बोल रहे, तुम लिख रहे हो, ठीक है ना, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, यहाँ भी वही चीज हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, जैसे तुम लोग पिछले बार बोला था लोग कि ज्यादा से वाहन चेकिंग तुम ज्यादा करोगे, कभी कभी तो पूरा स्ट्रिक्टली करोगे, पूरा पूरा फाइन जमा करवाओगे, तो लोग विरोध भी कर सकते हैं। ठीक है, विरोध भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? यदि पब्लिक तुम्हारे कार्यों, स्ट्रिक्ट अगर एक्शन लेते हो, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करते हो, इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनने जा रहे हो, है ना, तो इन्फोर्समेंट को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं, तो पब्लिक प्रोटेस्ट करती है, विरोध करती है, हंगामा करती है, तब आप क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे? सिचुएशनल क्वेश्चन। सर ऐसी स्थिति में सर पब्लिक को सर समझाने की कोशिश करेंगे कि जो भी कार्य हो रहा है विधि सम्मत हो रहा है, और इसमें आप हमारा सहयोग करें। आपके साथ कोई मतलब भेदभाव नहीं किया जा रहा है, रूल अकॉर्डिंग जो भी हो रहा है। और कोई क्वेश्चन जब पूछ रहे हैं, मौका दिया जा रहा है तुम लोग को बोलने का, तो बोलो, बोलोगे तभी कुछ, ठीक है ना, बोलने का स्किल और डेवलप होगा, गलतियां सामने आएंगी, वो दूर होंगी, है ना, और इंटरव्यू बोर्ड में तुम अच्छा और अच्छा करोगे। कुछ सर कोई। पब्लिक को समझाने हम्म। सर पब्लिक को समझाने की कोशिश करेंगे कि जो भी ये कार्य कर रहे हैं उनकी सुरक्षा को सुरक्षा के हित के लिए कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। तो हम्म। इसलिए वो हम हमें सपोर्ट करें इस कार्य में और एक जिम्मेदार नागरिक बने। वाह, बहुत बढ़िया। नागरिक तो आप हैं, लेकिन तो जिम्मेदार नहीं है, अब जिम्मेदार नागरिक बनिए, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और और कोई जिम्मेदार नागरिक हो तो बोलो, आंसर दो। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, जिम्मेदारी को ले नहीं रहा जी, बोलो। आलोक राज, बोलो जी। यस सर, मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप गवर्नमेंट की संपत्ति होते हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि आपकी सुरक्षा कायम रहे। और ये जो इन्फोर्समेंट किया जा रहा है ये आप ही के लिए किया जा रहा है, तो आप लोग को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। बोलो, आंख बंद होने से कान थोड़े बंद था, बोलो। यस सर, यही बोलना था। तुम लोग का वीडियो बंद रहता है तो हम बोलते रहते हैं कि नहीं? जब मेरा एक बार वीडियो बंद हो, देखो बोली बंद हो गया तुम्हारा, और तुम लोग सबका वीडियो बंद रहता है फिर भी हम बोलते रहते हैं, समझ में आ गया? यस सर। तो पहला चीज तो है, इंटरव्यू में वीडियो, वैसे क्लास में वीडियो ऑन ही रखना चाहिए, और इंटरव्यू का क्लास चुकी है तो तुम्हें जवाब देना है तो वीडियो ऑन रखना है। हम्म। जो हम भी काम करते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारा चीज, रूल रेगुलेशन यहाँ पर रहता है। रेवेन्यू कलेक्शन ही होता है, रेवेन्यू कलेक्शन जहाँ जहाँ होता है, रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला ऑफिसर निर्दयी होता है। निर्दयी इन द सेंस, तुमको दूसरे के पॉकेट से पैसा निकालना है, सरकार खजाने में जमा करना है। दयावान आदमी नहीं कर सकता ये काम। अंग्रेजों के जमाने के, है ना, अनुसार काम करना पड़ता है, अधिक से अधिक रेवेन्यू वसूल करना। राजा, मंत्री, है ना, टैक्स वसूल करने वाला व्यक्ति, ये सब जो होता है, इसके अंदर दया भाव नहीं होता। दया रहेगा तो काम नहीं कर पाएगा, राजा को एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, और तुम राजा के यहाँ काम करने जा रहे हो, मतलब राज कार्य में सपोर्ट करने जा रहे हो, तो तुमको भी वैसा ही सोचना है।
लेकिन यहाँ आज का राजा, लोकतांत्रिक देश का प्रधान, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वहां बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल यहाँ बैठे हुए हैं, और जिनका है ना चुनाव जनता ने किया, हम भारत के लोग ने मिलकर किया हुआ है। तो देयर इज डेमोक्रेसी, इंडिया में डेमोक्रेसी है। तो हम पहले की तरह ऑटोक्रेटिक या एनार्की टाइप से न तो रहेंगे, न तो बोलेंगे इंटरव्यू में। ध्यान देना, मतलब अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो हमें इस बात को समझना होता है। अभी हम बताएं कि काम करते हैं, हम लोग भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कभी कुछ कड़ाई से, बहुत सारा चीज एक्स्ट्रा बोलते हैं जमा करो। एक्स्ट्रा मतलब सरकार का रेवेन्यू अगर है 1 लाख आ रहा है तो बोलते हैं नहीं आप 10% बढ़ा कर जमा कीजिए, 20% बढ़ा कर जमा कीजिए। सरकार को तो चालान में जमा होता है। कहीं कहीं विरोध भी करता है लोग, कहीं पैरवी आ जाता है, कहीं कुछ होता रहता है, ठीक है। तो वो तो कर रहे हैं, सरकार का समझता है सब सरकार के लिए ही कर रहे हैं। कोई अपने मांगेगा तो हंगामा कर देगा, सरकार के लिए मांगा जा रहा है कि भाई जमा करिए। तो तुम अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करोगे, तो निश्चित रूप से कई बार हंगामा हो सकता है, प्रोटेस्ट हो सकता है। इवन कि 2019 में जब अमेंडमेंट किया गया था मोटर व्हीकल एक्ट में, और टैक्सेस को, फाइन को बढ़ा दिया गया था, 100 को 1000 कर दिया गया था, 1000 को 5000 कर दिया गया था। अगर कोई नाबालिग है ना, अंडर एज का बच्चा अगर कोई गाड़ी चला रहा हो पकड़ा जाएगा, उसके फादर को मतलब पेरेंट्स को 25,000 का फाइन, जेल भी, है ना। पढ़े हो नहीं सब, फाइनल तो पढ़ लेना सब। इससे लोग नाराज हुए थे, बहुत जगह प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था। तो चूंकि तुम एक समझदार, होशियार, जिम्मेदार, ठीक है, ऑफिसर हो, तो ऐसा ऑफिसर को प्रोटेस्ट की स्थिति में समझदारी से काम करना होता है। तो सबसे पहले इंटरव्यू बोर्ड को हमको ये दिखाना होगा कि हम समझदार हैं। कैसे, क्या करेंगे नहीं करेंगे तो बात की बात है। समझदार कैसे हैं भाई, तो बताना है कि सर निश्चित रूप से जब कभी भी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाएगा तो प्रोटेस्ट होने की संभावनाएं हो सकती हैं। होंगी नहीं बोलना है, संभावनाएं हो सकती हैं। तो इतना लाइन बोलोगे ना तो सामने वाला लगेगा अरे ये तो बेचारी समझदार, समझ रहा है चीज को, हो सकती है, मतलब तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो। जो कुछ हम काम करेंगे तो सामने प्रोटेस्ट कर सकता है, लोग विरोध कर सकता है। इसका जब तुम समझ रहे हो कि विरोध कर सकता है, मतलब एक्शन लेने को तैयार रहोगे, मतलब उसको निपटने के लिए भी तुम मेंटली प्रिपेयर्ड होगे। ये शो करना है कि आई एम, है ना, मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द इवेंट्स, इंसिडेंट्स, कुछ भी होगा उसके लिए तैयार है मेंटली। जब व्यक्ति मेंटली तैयार होता है किसी चीज के लिए ना, तो कोई टेंशन वेंशन फिर नहीं होता है। तो पहला यही बताना है कि सर जब कभी भी, है ना, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाएगा तो प्रोटेस्ट होना स्वाभाविक है, होगा, हो सकता है, संभावित है। तो सबसे पहला चीज तो मैं ये करूंगा या करूंगी कि मैं खुद को कूल एवं काम, शांत, सहज बनाए रखूंगा या बनाए रखूंगी। मतलब हुआ कि उबना नहीं है। ये सबसे बड़ा क्वालिटी है किसी भी ऑफिसर का, कूल एंड काम रहना। अब क्या करेंगे नहीं करेंगे बता रहे हो, नहीं नहीं बताया है। पहला तो मैं समझदारी का परिचय दिए, दूसरा होशियारी का परिचय दे रहे हो, और तीसरा है, ठीक है, कि बिना अपनी शक्तियों का, अधिकारों का दुरुपयोग किए, बिना अपने अधिकारों का दुरुपयोग किए मैं बेहतर कम्युनिकेशन पॉलिसी अपनाऊंगा। लोगों को, है ना, सरकार के नियमों की जानकारी दूंगा, अवेयरनेस ड्राइव चलाऊंगा, इंश्योर, फेयरनेस को इंश्योर करूंगा, है ना, मतलब सब कुछ फेयर चल रहा है, साफ सुथरी छवि है वो, उसको इंश्योर करूंगा, ठीक है। और इस सब थियोरेटिकल, प्रैक्टिकली जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग होंगे उनमें से जो लीडर होंगे, एक दो व्यक्ति को मैं अपने पास बुलाकर, अलग से उनको बुलाकर अपने चैम्बर में बुलाकर बैठाऊंगा, उनसे बात करूंगा, उनको समझाऊंगा। प्रोटेस्ट करने पर भीड़ को नहीं समझाया जा सकता, ध्यान रखना है। समझदार व्यक्ति ऐसे काम करता है कि भीड़ को तुम समझा नहीं सकते, हंगामा करेगा और हुट आउट करेगा, गाली गलौज करेगा, रोड़ा पत्थर भी चला सकता है। तो उसमें से एक दो व्यक्ति को, जो उनके लीडर होंगे, उनको बुलाकर समझाऊंगा, उनको कन्विंस करने की मेरी पूरी कोशिश होगी, ठीक है। क्लियर है। यस सर।
तो मुझे लगता है कि वो समझ जाएंगे। और यदि नहीं समझेगा तो उतने देर में तुमको क्या करना है, लोकल थाना पुलिस को खबर करना होगा और पावर को बढ़ाना होगा, अपना बैटरी को चार्ज करना होगा। उसके लिए फिर फोर्स बुलाना रहता है। जब ज़्यादा अनकंट्रोल होता है तो मैं वरीय पदाधिकारी को सूचित करूंगा, करूंगी, स्थानीय थाना को पुलिस को सूचित करूंगा या करूंगी, ये सब बताना है। मतलब तुम एक्शन भी ले सकते हो, लड़ भी सकते हो, कुछ कर भी सकते हो। ऐसा ऑफिसर चाहिए वहां पर। पहले समझदार चाहिए, शांत चाहिए, अननेसेसरी टेंशन लेने वाला नहीं चाहिए, अननेसेसरी है ना, तो किसी को परेशान करे ना खुद परेशान हो, है ना। लेकिन कोई ज्यादा इधर करेगा तो हम कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हैं, ये तुमको दिखा देना है। बात समझ आ रहा है आंसर? यस सर। हम्म। तो इस टाइप से क्वेश्चन जब आएगा तो ऐसे तुम आंसर दे सकते हो। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो। हम्म। किसी को कंफ्यूजन है? इसमें से कितने लोग हैं जो अगर कल कल सुबह में अगर क्लास 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे अगर लगाएंगे, सभी लोग उपस्थित हो सकते हैं या किन्हीं को दिक्कत हो सकती है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है सर। हो सकते हैं उपस्थित। क्योंकि इवनिंग में कल मेरा मीटिंग है तो, है ना, फिर एक जगह जाना है। तुम तो रास्ते में ही सर कहीं 8 से 10 रहेगा ना सर? हम्म। 8 से 10 रहेगा सर? हाँ, सुबह में जो भी रहेगा 8 बजे, 8:30 बजे से रहेगा 10 बजे के पहले तक। अगर सब लोग रेडी रहेगा तो कल सुबह में क्लास ले लेंगे। क्योंकि तुम लोग का इंटरव्यू है, तभी हम चाह रहे हैं क्लास रेडी को है सर। कंटिन्यू करना। यस सर। सर आप रेडी है सर। ठीक है सर, सुबह ही रहने दीजिए सर तब। हम्म। चलिए ठीक है, तो हम देखते हैं सुबह का, है ना। क्योंकि शाम में क्लास कल नहीं हो पाएगी, ज़्यादा संभावना है कि नहीं हो पाएगी, रास्ता में रहेंगे हम। हम्म। कोई क्वेश्चन किसी का है तो बोलो। जिसको समझ में आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा है तब भी बताओ। या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्हारे मन में है, इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भय है, कोई डर है, कोई समस्या है, बताओ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो। सर जी, जितना एएसआई का कार्य है, जैसे लाइसेंस चेक करना, ये जितना आरसी सब चेक करना, ये तो अभी बिहार पुलिस भी कर रहे हैं जो गृह विभाग का है। तो पूछा जाएगा तो आप जाके क्या कर लेंगे, उससे भी तो हो जाएगा। तो फिर उसी को क्यों नहीं दे दिया जाता ये कार्य? उसका काम केवल चेक करना, टैक्स वसूली करना नहीं है बिहार पुलिस का काम। ईएसआई का काम टैक्स वसूली करना है। फाइन तो लेते हैं सर। टैक्स वसूली करना है ईएसआई का काम। ठीक है। इन्फोर्समेंट सब जी सर। इंस्पेक्टर परिवहन विभाग से संबंधित जो टैक्सेज हैं, जैसे ये तुम्हारा जो चेक पोस्ट होता है वहां पर जो गाड़ियां आती हैं वहां वो काम करता है। मेनली वो काम है। चूंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर करना है, इसलिए ईएसआई सर्टिफिकेट भी चेक कर लेता है। अदरवाइज सर्टिफिकेट चेक करने सही में पुलिस तो है, तो पुलिस सपोर्ट में रहती है। मेन काम ईएसआई करता है, पुलिस तो हर काम ही करना है उसको। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस तो है। जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट क्या करता है, शराबबंदी लागू करता है बिहार में। लेकिन जो थाना वाला पुलिस थोड़ी नहीं देखता, वही पकड़ता है, वही देखता है। ठीक है ना। लेकिन मेनली एक्साइज डिपार्टमेंट का काम है शराबबंदी को लागू करवाना। ठीक है। कोई व्यक्ति शराब का ना तो उत्पादन करेगा, ना बेचेगा, ना पिएगा। तो सही ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के ईएसआई का काम है गाड़ियों से टैक्स वसूल करना, कर वसूली करना, कर वसूल करके खजाना जमा करना। लेकिन जो फाइन होता है, कोई गाड़ी इलीगल चल रहा है, कहीं जा रहा है, तो गैर कानूनी गतिविधियों को तो देखने के लिए पुलिस है ही ना। उसके लिए वो पुलिस है, टैक्स वसूल नहीं करता है पुलिस। फाइन और टैक्स में अंतर है।
जैसे कोई गाड़ी का मान ली हम गाड़ी खरीदेंगे, हमको रोड टैक्स देना है, तो पुलिस थोड़ी लेगी। पॉल्यूशन नहीं सर्टिफिकेट है ना, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कहीं बनवाना है, तो किसी को इंश्योरेंस दिया जा रहा है, कुछ भी काम काम कर रहा है, तो परिवहन विभाग से संचालित होता है ना वो सब, पैसा उसको मिलता है। और हम क्या करते हैं बाहर में उसको, ठीक है, बाहर वाले से काम करवा लेते हैं, वो करता है, बस एजेंसी वाला काम करता है, वो करते रहता है अपना, लेकिन है वो परिवहन विभाग का। ओवरलोडिंग कहीं जा रहा है, माल पकड़ाता है कहीं, तो काम किसका है? परिवहन विभाग का काम है। ठीक है। और हमारे कामों में पुलिस मदद करती है, थाना मदद कर देगी, तो बताया था कोई कोई बात होगा थाना को बुला सकते हो, फोन कर सकते हो, बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरा एक क्वेश्चन है हम्म कि ये गाड़ी स्पीड में जा रही है, अब जब मतलब आप उसको रोकेंगे, अब वो आगे जाके मतलब रोक देगी, तो आप कैसे जांचिएगा कि हाँ वो स्पीड है या नहीं है? वो तो कह सकता है ना कि नहीं हम स्पीड नहीं है, हम स्लो, मतलब गाड़ी का स्पीड आप कैसे जांचिएगा केस कौन चीज कि का? वो स्पीड है? मतलब उसके केस में आप मतलब हम क्वेश्चन ही किया गया था सर, क्वेश्चन इंटरव्यू में कि ओवर स्पीडिंग आप कैसे बताइए कि आप जाइएगा जब उसे रोकने, तो वो तो कहेगा कि नहीं मेरा तो हम इतना ही स्पीड में चल रहे हैं, मेरा ओवर स्पीड नहीं है, वो कैसे मालूम चलेगा सर? हाँ, तो बताना है कि सर आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी इन्हांस हो गया है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, ठीक है, स्पीड, ठीक है, स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीड डिटेक्टर मशीन दिए जाते हैं, उसके माध्यम से मैं चेक करूंगी। हो गया, है ना? जी। और किसी का? सर वो जो डॉपलर इंस्ट्रूमेंट है सर, उसको तो बोल सकते हैं ना हम लोग कि डॉपलर इंस्ट्रूमेंट के यूज से हम लोग बता सकते हैं कि उसका जो स्पीड है कितना है। हाँ हाँ, वही वही है ना, स्पीड डिटेक्टर उसी को बोलते हैं। जी सर। आजकल स्पीड रडार गन भी है। तुम देखोगे कि सड़कों पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी रहती है, और पीछे जो उसका है ना, पीछे डिक्की को यस खोल सर। करके वहां मशीन से लगाया रहता है। यस सर, वो डॉपलर इफेक्ट पे वही हाँ तो होगा। जी सर। तो वो इस तरह से काम कर रहा है स्पीड रडार गन। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी को समझना है, इसीलिए ना वो लगाया गया है मशीन, कि कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि भाई आप गलत कर रहे हैं, तो भाई मशीन बता रहा है तो तुमको देना पड़ेगा फाइन। हम्म और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं तो गुड नाइट बोलेंगे, है ना, तुम लोग को। फिर अगले दिन क्लास होगी। सर ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा ना सर, क्योंकि वो बीच बीच में नेटवर्क का बहुत इशू था तो बहुत सारे पॉइंट्स छूट गया। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हुआ है ना, इसको हम जी बना सर। करके डालेंगे, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। चलिए, आप लोग आराम से क्वेश्चन बनाइए, पढ़िए, लिखिए, पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचना है, कूल काम रहना है प्रोटेस्ट के समय भी, और अभी से ही रहना है कूल एंड काम, है ना, स्माइल करना है, पानी पीना है, अच्छा से खाना खाना है, अच्छी अच्छी बातें सोचना है, इंटरव्यू में अच्छा हम करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छे से मार्क्स लाएंगे, ये सोचना है, ठीक है, पॉजिटिव। और जहाँ पे कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, कुछ भी तुमको समस्याएं हैं, तुरंत तुम अपने कॉपी में नोट करो, और मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, जब हमको समय मिलेगा देख लेंगे उसको हम, ठीक है? तो ये करो, और पास होना ही है यही सोच के काम करना है, और मेहनत करना, अपनी कमियों को दूर करना है, निगेटिव नहीं सोचना है, अननेसेसरी निगेटिव नहीं लाना दिमाग में। और क्वेश्चन जो होता है ना, कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर होता है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन को तोड़ना मरोड़ना नहीं रहता, जाता निगेटिव ज्यादा नहीं सोचना रहता है। कुछ भी तुमसे पूछे तुम जवाब दे सकते हो, समस्या है हमसे बात करो, ठीक है? जी एवरी सर। क्वेश्चन हैज ए आंसर, ठीक है, ये समझना है। लेकिन सर। इंटरव्यू में बार बार बताएंगे कि तुमको डरना नहीं है कि कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है, तो घबराना नहीं है कि एवरी क्वेश्चन है आंसर, तो हमको तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आई एम सॉरी सर बोलना है। हाँ, कुछ बोलना है? हाँ सर, करंट अफेयर्स सर कहाँ तक का पढ़ना है? करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, आज हम ग्रुप में भी डेली डाल रहे हैं पेपर, बस ठीक है केवल सर। न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, बस इतना ही पढ़ना, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो कोई मैगजीन ले लेना, पीछे एक महीना पढ़ लेना है। वहाँ उतना फुर्सत नहीं है उसके पास, वो केवल जो है ना न्यूज जो चलते रहता जी है ना, सर। उसके बारे में पूछा जाएगा।
ठीक है सर। तो बस हम्म। अगर फेब का अच्छे से कर ले न्यूज न्यूज हाँ, तो सही न्यूज़पेपर खाली रहेगा। पढ़ना है तो पीछे का सब हो जाएगा ना, अपने आप हो जाता है, बहुत सारा आ जाता है। और जी जो सर। न्यूज में जो आता है करंट में, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर। ठीक है सर। चलिए ठीक है, ओके।